नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अपने जो तय सीमा के साथ पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट चल रहा था, हम आज उसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो राजस्थान पढ़ रहे थे और इस राजस्थान के अंदर मैं वो बातें रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। इस राजस्थान के अंदर हमने जो पढ़ा था कि सर ये जो अरावली है, अरावली और उसके साथ साथ जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। समवर्षा रेखा क्या होती है आपको बताया हुआ है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। तो अरावली और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ओके दोस्तों, ये वाला जो राजस्थान है इसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान, और इसका नाम क्या था? पश्चिमी राजस्थान। ओके, ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। हमने इस पे भी चर्चा कर ली थी कि सर पश्चिमी राजस्थान है, उसमें टोटल पश्चिमी राजस्थान में 13 जिले हैं। सर कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। और उन 13 जिलों के अलावा 12 जिले उन 13 जिलों में से 12 जिलों में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। जिस मरुस्थल की बात हमने करी थी, ये मरुस्थल हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जो सामान्य जानकारी थी ये पिछले वीडियो में हमने पूरी पढ़ी थी। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग को हम फिर से दो भागों में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पश्चिमी राजस्थान, ध्यान देना, पश्चिमी राजस्थान। इस पश्चिमी राजस्थान को हम लोग क्या कर रहे हैं? दो भागों में बांट रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में कौन बांटता है? इसको बांटता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके दोस्तों, ध्यान देना, मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा। ये अभी फ्लो चार्ट बना रहा हूं आपके सामने। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या कर रही है? राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। इधर वाला जो राजस्थान है इसको हम लोग एक को कहेंगे शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और दूसरा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क प्रदेश। होगी बात? ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको पता हो तो, लेकिन आपको समझाने के लिए अब ये जो शुष्क प्रदेश है, अब देखो इसको मैं यहां से आपको छोटा सा यहाँ एक डायग्राम बनाता हूं और उसमें ये समझाता हूं कि ये क्या था। देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान और इसके ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो यहां पर इधर वाला एक इलाका है जिसमें मैं अभी बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। ये जो है ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। सर ये कहां से गुजरती है? क्या है ये? 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और जो आगे मैंने खींची है 25 सेंटीमीटर, इससे आगे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लेकिन सर ये गुजरती कहां है? तो देखो, शुष्क प्रदेश। अब मैं जब इस शुष्क प्रदेश की आपसे चर्चा करता हूं तो मैं अब इसके बारे में देखो यहां लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? सबसे पहले इसका विस्तार। ध्यान देना, एक ही चीज बहुत इजी में समझ में आएगी। विस्तार। अब विस्तार को मैं दो भागों में बांटूंगा यहाँ पे। एक तो होता है प्रमुख और एक हो जाएगा गौण। गौण का मतलब है कम भाग में फैला हुआ है। ठीक है, प्रमुख में दो जिले आएंगे साहब। पहला तो आएगा जैसलमेर और दूसरा आएगा बीकानेर। तीसरा यहां गौण में आएगा बाड़मेर। चौथा आएगा जोधपुर और पांचवा आएगा गंगानगर। दोस्तों, इसको यहां समझो आप। देखो, ये जैसलमेर है, पूरा का पूरा जैसलमेर इसमें आ गया। उसके बाद में यहां पूरा का पूरा बीकानेर आ गया। इधर से ये जोधपुर था तो जोधपुर का पश्चिमी भाग आ गया। इधर गंगानगर है तो गंगानगर का दक्षिणी भाग इसमें आ गया। इधर बाड़मेर है तो बाड़मेर का उत्तरी भाग आ गया। तो पूरे तो नहीं आए ना, पूरे का मतलब है नहीं आए, तो पूरे नहीं आए तो इसका मतलब कम आए, और कम आएगा इसका मतलब है गौण आए। तो देखो, बाड़मेर का कौन सा भाग आया था? उत्तरी, ये उत्तरी हो गया।
जोधपुर का कौन सा भाग आया था? पश्चिमी भाग हो गया। और गंगानगर का कौन सा आया था? दक्षिणी भाग था। तो देखो कुछ भाग थे। तो ये विस्तार शुष्क प्रदेश का विस्तार है यहाँ। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, राजस्थान के सर्वाधिक शुष्क जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक शुष्क जिला एक तो जैसलमेर दिख ही रहा है, 2 पूछ ले तो बीकानेर हो गया, 3 पूछ ले तो बाड़मेर हो गया काम अपना। बस ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। यहाँ से अगला पूछ सकता है तो अपने पास आंसर है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा शुष्क जिला कौन सा है? बोले साहब जैसलमेर है। बोले दूसरा कौन सा है? बोले साहब बीकानेर है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, तो ये तो पहली बात होगी इसकी विस्तार की। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम बात करें इसकी विशेषता की। दोस्तों विशेषता, इसको मैं मिटा देता हूं। इसकी विशेषता की बात करते हैं हम लोग, शुष्क प्रदेश की विशेषता। तो विशेषता में साहब 2 चीजें हैं। यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो आपको पता लग ही रहा है, ठीक है। उसके साथ में यहां पर जो मरुस्थल है उसका विस्तार ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसको बांटूंगा 2 भागों में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दोस्तों दोनों को समझने की कोशिश करना। एक मुक्त है, मुक्त का मतलब है ही नहीं, और एक जहां बालू के स्तूप हैं, मतलब बालू के टीले हैं, वो युक्त है। तो 2 बात हो गई, हासिल हो गई। अब एक चीज और देखना, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं इन दोनों को अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। दोस्तों ये हमारा राजस्थान है और ये इसका पश्चिमी भाग है और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे मरुस्थल की परिभाषा आपको बताई हुई है, जो शुष्क क्षेत्र होता है, सूखा क्षेत्र, उसको मरुस्थल कहते हो। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या कहा? बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा आपने लिखा युक्त। देखो यहां पोखरण है जैसलमेर में, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक और एक जगह और है लोदरवा, ये 3 क्षेत्र हैं। तो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक उल्टे त्रिभुजनुमा आकृति में फैले चट्टानी भाग को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। इसका मतलब वहां क्या है? चट्टाने हैं। क्या है? चट्टाने हैं। अब जहां चट्टान होंगी वहां की जो बालू मिट्टी है वो तो उड़ के चली गई, अब चट्टान ही बची, तो बालू के टीले हैं ही नहीं, इसलिए क्या बोल दिया दोस्तों उसको? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दोस्तों ये काम की बात और बताऊं, ये बालू का स्तूप हमारे चट्टाने हैं, तो इसको आप लोग एक नाम दे सकते हो, इसका नाम हम्मादा मरुस्थल है। क्योंकि चट्टानी जो भाग होता है उसको आप क्या बोलते हो? हम्मादा। तो ये हम्मादा मरुस्थल हो गया। तो कौन से मरुस्थल का विस्तार मोहनगढ़ से पोखरण तक फैला हुआ है? तो आप 100% उसका आंसर क्या देंगे? बोले सर हम्मादा मरुस्थल का फैला हुआ है। दोस्तों क्लियर है? दोस्तों ये बहुत काम का है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि साहब सर यहाँ थार का गढ़ा है, यहाँ मीठे पानी का अवशेष मिले हैं। वो सर दोस्तों यहाँ पे क्यों मिले हैं? क्योंकि प्राचीन नदी यहाँ से गुजरती थी, सरस्वती नदी, तो उसके जो अवशेष है वो यहाँ पे अभी भी भंडारित थे पानी, इसलिए वो पानी मिला, उसको थार का गढ़ा कह दिया सर। इसका मतलब क्या हुआ? चंदन का नलकूप जो आप पढ़ते हो वो इधर ही है। वो क्यों है? क्योंकि चट्टाने हैं और चट्टानों में पानी संग्रहित है। तो ये बड़ा काम का है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे राजस्थान की चट्टानी संरचना के बारे में जब चर्चा करेंगे तो भी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि सब मुक्त प्रदेश। अब आ जाता है हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दोस्तों बड़ी काम की चीज है ये। कैसे? देखो ये बालू का स्तूप, सबसे पहली बात हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे बालू का स्तूप ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इस क्षेत्र को आप नाम देते हो ग्रेट डेजर्ट। ग्रेट डेजर्ट, महान मरुस्थल कहां फैला हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे फैला हुआ है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो ये तो बात आ गई अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे। दोस्तों एक चीज और सीख लेना, यहां 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, यहां से जैसलमेर के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी गुजरती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पर देखो एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हो गई,
एक 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हो गई, एक 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हो गई और एक 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हो गई। दोस्तों आपके सामने 4 समवर्षा रेखाएं हैं। अरावली जो है वहां से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पहला प्रश्न। दूसरा, 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरी, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो दोस्तों ये बड़ी काम की चीज है, सेकंड पीरियड में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम जब चलते हैं तो अब हमारे यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है उसको आपने ग्रेट डेजर्ट का नाम दे दिया। तो सर हमें ये बताओ कि ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब साहब मैंने ये कहा कि ये जैसलमेर का ये जो इलाका है अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर का यह सर्वाधिक है। तो ठीक है, तो ये तो कहानी काम हो गया कि सर ये यहाँ फैले हुए। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन नहीं आके, हाँ दोस्तों एक चीज और कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका जो परसेंटेज है वो है 58.5%। और ये पटवारी के एग्जामों में जो पिछली बार जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है उसने भाई कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन ये लगातार एग्जामों में पूछा है दोस्तों। बालू का स्तूप युक्त पूछ लिया, बालू का स्तूप मुक्त पूछ लिया, बार बार रिपीट करके पूछा है बंदे ने। तो ध्यान रखना है इस बात का। ओके दोस्तों, अब साहब एक हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, बालू का स्तूप का प्रकार। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और 2 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक है। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। नंबर 1 देखो साहब, पहला आ जाता है बरखान। बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, सुनने की कोशिश करना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने आपके सामने जो बनाया है, ये आपके सामने मैंने बरखान बनाया है। ओके दोस्तों, यहाँ ये आप लोगों की ये बालू का टीला है ऐसे, ठीक है। यहां पवन की दिशा। दोस्तों एक चीज तो आप जानते ही होंगे, एक पवन लिखा है मैंने, यहां हवा नहीं लिखा है। पवन और हवा में डिफरेंट होता है, पता है आपको इस बात का? नहीं सर एक ही तो होता है, इसका पर्यायवाची शब्द तो है। नहीं दोस्तों, हवा क्या होती है? हवा प्रकृति का वह गैसीय स्वरूप है जो दृश्यहीन है, रंगहीन है, स्वादहीन है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। लेकिन जब हवा गतिशील हो जाए तो हम उसे पवन कहते हैं। इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान कहलाए, हवा पुत्र हनुमान नहीं कहलाए, क्योंकि वो चलते थे, गतिशील थे, और इसीलिए हमने वो क्या कहा? पवन पुत्र हनुमान कहा। ओके दोस्तों, तो पवन की दिशा देखो, पवन की दिशा कैसी है दोस्तों? पवन की दिशा कैसी है सर? समानांतर है। एक क्वेश्चन ध्यान देते रहना, एक क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। पवन की दिशा कैसी है? समानांतर। आकृति देखो, इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। 2 क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना, एक एक बात समझ में आना है। अब पवन की दिशा समानांतर है, अर्धचंद्राकार है, सबसे ज्यादा कहां बनते हैं सर? शेखावाटी में। सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? शेखावाटी। सर हमें तो यह भी बता दो शेखावाटी में कौन से जिले में बनते हैं? तो साहब चूरू जिले में बनते हैं। 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, आकृति अर्धचंद्राकार, पवन की दिशा समानांतर, सबसे ज्यादा कहां? शेखावाटी में। शेखावाटी में कौन सा जिला? सर चूरू जिला। बातें समझ में आ गई? अब एक एक बात और सीखो जो नई है आप लोगों के लिए। हमारा जो शरीर है, उस शरीर में ऐसी आकृति की कोई जुगाड़ है क्या? यदि आपको पता है तो बताओ, देखिए क्या है, कमेंट में जरूर बताना। हमारा जो शरीर है उसमें ऐसा जुगाड़ है, हमारी जो डाढ़ बोलते हो आप जिसको, हमारा जो मुंह है इसमें जो अपने दांत लगे हुए हैं, ये डाढ़ है दोस्तों। इस आकृति का जो सामने वाला भाग खाली पड़ रहा है ना, उसको डाढ़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? डाढ़ कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये होती है डाढ़। बिल्कुल सर यही होती। और जब इस डाढ़ में पानी भर जाए, जब इस डाढ़ में पानी भर जाए तो आप इसको एक नाम दे दोगे, और वो नाम क्या हो जाएगा? रण।
क्या हो जाएगा दोस्तों? रण। कच्छ का रण, पोखरण। और हमारे एक छोटा सा वर्ड और आता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लिटिल रण। ये राजस्थान में जो कच्छ की घाटी का जो भाग है, जो अवशेष है, उसको हमारे राजस्थान में लिटिल रण बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब जब इसमें परमानेंट सा पानी भर जाता है, मतलब यहाँ पानी भरा रहता है, तो आप इसको एक नाम और दे सकते हो, और नाम है सर। पानी भर जाता है, अपने गांव में ये टर्मिनोलॉजी है एक, कि जैसे बाहर पानी भरा, गांव के बाहर पानी भरा हुआ, तो हम उसको सर बोलते हैं कि सर भर गया, ठीक है ना? तो ये वाला हो गया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बरखान समझ में आ गया होगा। अब इसी के जैसा एक और है जिसको आप समझने की कोशिश करना, सेम ऐसा ही है कुछ। देखो, उसको बोलते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक, ठीक है? देखो दोस्तों, ये जो पैराबोलिक, जो आपका अंगूठी नुमा इसको आप लोग कहते हो, ये बनता तो ऐसे ही है, बनता तो ऐसा है, लेकिन इसमें पवन की दिशा यूं आ रही है। ये पवन की दिशा है। ओके, तो ये पवन की दिशा है, ये पवन की दिशा होगी, पवन की दिशा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, पैराबोलिक। राजस्थान में यदि सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक, तो कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक। ठीक है दोस्तों, अर्धचंद्राकार जैसे होते ही है, लेकिन इनमें पवन की दिशा जो होती है वो बरखान के जस्ट विपरीत होती है। ओके दोस्तों, तो दो आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट है उस पे चलते हैं, और नंबर उस पे तीसरा आता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और सिखा देता हूं। जो आपका जो बरखान है ना, बरखान, इस बरखान का ये जो इलाका है, देखो ये हवा इधर से चल रही है, सॉरी पवन जो चल रही है वो इधर से चल रही है। अब पवन तो क्या होती है, चलती रहती है, कभी भी अपना स्थान बदल देती है उसका, तो जब चाहे जब मन हो जाए तभी कर लेती है अपना। तो मान लीजिएगा इस पवन ने अपनी दिशा चेंज कर ली, तो दिशा चेंज करने से क्या हुआ, ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला जो भाग है पूरा ही गया। देखो दोबारा से देखो, ये वाला जो भाग है यहां से, ये भाग क्या हो गया, इसका हट गया। हटने से मतलब यहां से चला गया। अब ये देखो एक सींग ही बच गया। अब ये जो बच गया ना, इसको आप लोग क्या कहते हो, सीफ। दोस्तों समझ में आ गई होगी। और जब ये बरखान, जैसे मान लो ये झाड़ी है और झाड़ी यहां से हवा चल रही है, तो ये पवन क्या करती है, यहां से मिट्टी लाती है, तो यहां से इस मिट्टी को, यहां तो पेड़ आ गया, तो ये क्या करेगी, इसको यहां जमा देगी और यहां जमा देगी, और इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। तो जब किसी झाड़ी के आसपास में बरखान जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, तो आप उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेबखा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नेबखा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा आता है वो है अनुदैर्य। दोस्तों ये जो अनुदैर्य है, ये अनुदैर्य जो आपका बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाएगा जैसलमेर में। ओके, और ये लहरनुमा होता है, लहरनुमा होता है। पवन की दिशा समानांतर होती है दोस्तों, ये एक ध्यान रखने की बात है। पवन की दिशा समानांतर होती है। यदि हम बात करें कि बोले सर ये सर्वाधिक पाए कहां जाते हैं, सर ये सर्वाधिक पाए कहां जाते हैं, तो दोस्तों ये एक तो है शेखावाटी में, एक तो कहां है, शेखावाटी में। एक पाए जाएंगे ये बाड़मेर में। कहां पाए जाएंगे, बाड़मेर में, ठीक है, और जैसलमेर में, ठीक है। ये बात है, एक जोधपुर रोड है, तो ये हमारे पास में ये सर्वाधिक हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट,
इसमें भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, ध्यान देने की बातें हैं, ये कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की। देखो, ये बालू का स्तूप बन गए, इसमें बारिश का पानी आया और यहां भर गया। जब बारिश का पानी यहां आके भर रहा है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, थोड़े दिन बाद में सूख जाता है, बालू की मिट्टी है, अस्थायी है। तो उस अस्थायी पानी के संग्रहण को पलाया झील कहते हैं। पलाया झील दोस्तों, मैंने अभी इसको सर्वाधिक बताया, सॉरी, मैंने जो सर्वाधिक बताया, यदि सर्वाधिक पूछ ले, अनुदैर्घ्य जो टीले हैं, यदि सर्वाधिक में एक जिला पूछ ले, ध्यान रखना इस बात का, यदि एक जिला पूछ ले तो आपको जिले का नाम लिखना है जैसलमेर। एक जिला पूछ ले, अनुदैर्घ्य सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर, एक जिला पूछता है तो। ओके, अब देखो ध्यान देना, यहां पे यदि अस्थायी जल संग्रह, ये अस्थायी जल संग्रह है। ओके दोस्तों, क्या है ये? अस्थायी जल संग्रह, अस्थायी जल संग्रह। तो अस्थायी है उसको पलाया झील कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें कहां पाई जाती है, तो आंसर आप लोग ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना, सभी वीडियो देखना। ऐसा नहीं है कि ठीक है सर ने कहा था वीडियो देखना, व्यू कर लेना, हाँ हो गया काम, नहीं, देखना है उसको। अब क्या हुआ, जैसे 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 ये धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी भर गया, ज्यादा भर गया यहां से, और वो लगभग ये मान लो स्थायी रहने लग गया। तो स्थायी जल संग्रह को आप उसे क्या बोलते हैं साहब? खड़ी। क्या बोलते हैं? खड़ी। जो स्थायी जल संग्रह है, राजस्थान का सबसे परंपरागत जल संग्रहण विधि खड़ी, जो कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने कृत्रिम रूप से पहली बार बनवाई थी। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पलाया और खड़ी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। चौथा प्रकार जो आता है वो अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो, ये जो होता है ना, इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। ये इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। बड़ा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। समकोण पर बनता है। दूसरा क्या बात है, ये राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सर्वाधिक पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ग्रेट डेजर्ट वहां है। ये जो अनुप्रस्थ है ना, ये समुद्र के किनारे, मरुस्थल का अंतिम किनारा, वहां पर बनते हैं। ओके दोस्तों, तो नंबर 4 कंप्लीट। यदि हम बात करें अब 4 की, नेक्स्ट की, तो तारानुमा। ये इस प्रकार से देखो, अभी हमने कहा था जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वहां चट्टाने हैं। तो हवा इधर से आई, इधर ढेर कर दिया। यह चट्टान है, बीच में क्या है? चट्टान है। हम मादा मरुस्थल है, तो उसके चारों तरफ आकर के चारों तरफ जो टीले बढ़ जाते हैं, उनको हम कौन सा कहते हैं? तारा स्तूप। क्या कहते हैं? तारा स्तूप। जैसलमेर में पाए तो जाते ही है। इसके बाद ये है ना, ये सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इस बात। कहां पाए जाते हैं? सूरतगढ़। ओके, तो ये हमारा हो गया तारा स्तूप। तो इस प्रकार से हमारे ये बालू का स्तूप के क्या है? प्रकार है। तो दोस्तों एक दो और चीज है, जैसे धरियन, एक वर्ड आता है धरियन। ये जो धरियन है, ये एक आता है धोरे। बालू का स्तूप जो हमारे होते हैं, इन बालू का स्तूप जो गतिशील होते हैं, स्थानांतरित जो होते हैं, वो हमें उनको क्या बोलते हैं? धरियन बोलते हैं। ठीक है, धोरे, रेत के धोरे होते हैं, लहरनुमा जो होते हैं रेत के टीले, उनको क्या बोलते हैं? धोरे। ओके, एक वर्ड और आता है जिसका आपने नाम सुना होगा, नखलिस्तान। एक वर्ड और आता है जिसका नाम है नखलिस्तान। दोस्तों नखलिस्तान का मतलब होता है मरुस्थल क्षेत्र में
कोई उद्यान, कोई हरा भरा क्षेत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नखलिस्तान। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इनको सीखेंगे। अब हमारे पास में हमारा जो पश्चिमी प्रदेश था, जो शुष्क प्रदेश था, यह होता है समाप्त। अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक चलता है उसका नाम क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसकी चर्चा हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग अपना जो वीडियो है उसे लाइक करें, कमेंट करें और दबा के शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। दोस्तों, ये मेहनत आप लोगों के लिए है, जो आप मेरे से जुड़े हुए हैं उनको फायदा मिलता रहे, लॉकडाउन में वो चीजें सीखते रहे, कंफ्यूज नहीं हो। जो भी चीजें आपको अच्छी हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहिएगा। लगातार पढ़ने से आप लोगों को हर चीज संभावित आ ही जाती है। ओके दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई करने से हम लोग वास्तव में कुछ चीजें सीखते हैं। तो आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दबा के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।